जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि दो राउंड्स ऑफ जो पीस टॉक्स हैं उनकी बात चली, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इधर गल्फ नेशंस पे आते हैं, जहां पर स्थिति आप सबको पता है कि वॉर की वजह से जो स्थिति है और जो ऑयल सप्लाई से लेके फूड सप्लाई, पूरी सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है। और अब बातें और सवाल ये होना शुरू हो गए हैं, खासतौर से दुबई जैसी कंट्री जहां पर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट सब वहां पर पहुंचे होते थे। तो पोस्ट वॉर सिनेरियो लोग जांचने लगे कि क्या और किस तरह के पोस्ट वॉर सिनेरियो होगा। और उसमें भारत की अगर हम बात करें खासतौर से, क्योंकि गल्फ नेशंस की अगर हम बात करें तो ऑयल या फिर एनर्जी के लिए वो जाना जाता है। ऑफ कोर्स अमेरिका का भी इंटरेस्ट पूरे वेस्ट एशिया में ऑयल और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर है। भारत एनर्जी इंपोर्टर रहा है और मेजॉरिटी वो इंपोर्ट करता है, लेकिन भारत के पास रिफाइनरी की जो क्षमता है वो हर प्रकार के क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकता है। तो ऐसे में क्या भारत, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, आपदा में अवसर, और ऑफ कोर्स एनर्जी, या फिर हम उसकी बात करें पूरी एनर्जी सिक्योरिटी, वहां पर अपना एक स्थान बना सकता है। और क्या स्थान होगा उस पोस्ट वॉर सिनेरियो में, उसमें हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हिमांशु भट्ट जी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अनबर जी नमस्कार। दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। प्रणाम। हिमांशु जी, पोस्ट वॉर सिनेरियो लोगों के जहन में है, दिमाग में है कि किस तरह का होगा। और खासतौर से भारत को अगर हम देखें तो हमने देखा कि हमारे एनर्जी और चाहे हम पेट्रोलियम मिनिस्टर की बात करें, हमारे एनएस अजीत डोभाल की बात करें, सब के सब इधर पूरे हम देख रहे थे वेस्ट एशिया, यानी कि हमारे इधर सऊदी और कतर और इस सब जगह के दौरे लगाए। इस सब से एक बात तो समझ में आती है कि भारत जो है वो अपना सही उद्देश्य लेकर पोस्ट वॉर जो सिनेरियो होगा उसमें आगे बढ़ रहा है, और उसकी झलकियां भी समझ में आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए अंबर जी, हम किसी भी चीज की बात करें उससे पहले वास्तव में रहना, रियलिटी, प्रेजेंट डे रियलिटी में रहना, वो चीज समझनी पड़ेगी। और मैं प्रेजेंट डे का एक सिंपल डेटा देता हूं आपको। पाकिस्तान, अभी देखिए, हमारा पड़ोसी, हमारा दुश्मन, हमारा जो भी कहो, वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है कि मैं मीडिएटर हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। मगर कितनों को पता है कि पाकिस्तान आज अपनी एनर्जी 34% प्रीमियम से गल्फ कंट्रीज से खरीदता है। अभी सोचो आप, एक तरफ 13,000 सैनिक भेजता है, 18-20 जहाज भेजता है, बहुत कुछ भेजता है सऊदी अरब को, और उसी से वो 34% प्रीमियम में अपनी एनर्जी खरीदना पड़ता है उसको। मतलब कि अगर $100 प्रति बैरल का भाव है तो पाकिस्तान को वो 134 में खरीदना पड़ता है, जबकि भारत वो 100 में या 5% डिस्काउंट में लेता है। हम वो दिन गए जब हम अमेरिकी तेल या रूसी तेल $47 प्रति बैरल में लेते थे, वो दिन तो चले गए, युद्ध के दिन है। तो नेचुरली मार्केट भाव में जो उपलब्ध है वो भारत लेता है। अभी इसकी बात करें, उसके साथ में मैं एक आंकड़ा जोड़ दूं। भारत का पिछले साल का 2025 जो खत्म हुआ, ये मार्च महीने तक का 2026 का, हमारा ट्रेड 860 बिलियन का विश्व के अंदर है। उसमें से तकरीबन 25% ट्रेड हम वेस्ट एशिया के 6 देशों से कर रहे हैं, जिसमें भारत के ट्रेड पार्टनर्स में यूएई, मतलब कि शारजा, दुबई, वो तीसरे स्थान पर है, जिससे हम 100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड करते हैं। सऊदी अरेबिया, जिसके साथ में हमारा 42 बिलियन का ट्रेड है, जो 5वें स्थान पर है। फिर हम कुवैत से करते हैं, कतर से करते हैं, बहरीन से करते हैं। अभी देखिए, अमेरिका के साथ में जब ट्रेड की संधि एग्रीमेंट होना होगा तब होगा। ईयू के साथ में हो गया है, उसे रेटिफाई करके जब अमल में आएगा तब आएगा, और तब जाके उनसे 400-500 बिलियन डॉलर के ट्रेड की बात हम कर सकते हैं। मगर आज ये एक वास्तविकता है कि आज के समय में जब बड़ा युद्ध छिड़ चुका है,
खाड़ी के देश पूरे के पूरे उसमें सम्मिलित है, उनको कहीं ना कहीं से इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तब भारत का उनके साथ में ट्रेड 200-250 बिलियन का है, और वो ट्रेड लीपफ्रॉग होके 500 बिलियन अगले साल हो सकता है। और वो कैसे होगा, कैसे करना, वो भारतीय डिप्लोमेसी ने काम करना शुरू कर दिया है। आप देखिए, अभी 3 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहने से अजीत डोवल जी सऊदी अरेबिया में बैठे थे। उससे पहले 2 दिन पहले हमारे विदेश प्रधान जयशंकर जी जाके यूएई में बैठे थे, और उन्हीं के साथ में हमारे पेट्रोलियम प्रधान हरदीप सिंह पुरी जाके कतर में बैठे थे। देखिए, ये कतर वही है जिनसे हमारे 20 साल के करार है, और हम 40% हमारा जरूरी एलएनजी उनसे इंपोर्ट करते हैं, जो बंद हो चुका है। तो उसको डाइवर्सिफाई करने के रास्ते हमने ढूंढे। अभी ये 3 मिनिस्टर 3 अलग अलग खाड़ी देशों में जाके बैठते हैं, तो क्या वो वहां पर मेजबानी करने गए थे? पार्टी करने थोड़ी गए थे। वहां तो हमने देखा कि ऑफिशियल कम्युनिके बताता है कि भारत का जो डायस्पोरा है वो तकरीबन 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक का भारतीय डायस्पोरा इन देशों के अंदर रहता है। तो उनका रिमिटेंसेस भी कम होगा, खाड़ी के देशों में काफी नुकसान हो चुका है। तो दुबई में, जैसे आपने कहा, वैश्विक फाइनेंशियल मार्केट है, सब एक्टिविटी स्लो चल रही है, तो उनका रेमिटेंसेस भी उतना कम होगा। सऊदी अरेबिया के अंदर, सऊदी अरेबिया की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज के ऊपर जब मिसाइल्स गिरे हैं और उनका फंक्शनिंग लिमिटेड हो गया है, तो ऐसे वक्त में स्टेट ऑफ हार्मुज को आपने बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या भारत आपदा में अवसर ढूंढ सकता है? और यही आपदा में अवसर ढूंढने के लिए एनएसजी वहां थे। ऑफिशियल प्रेस रिलीज तो बता रही है कि हमारे डायस्पोरा का ध्यान रखना, ये करना, वो करना, ये सब बातें हैं, मगर डिप्लोमेसी के अंदर, अंबर जी आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पत्रकारिता में जो लिखा हुआ होता है उसके पीछे क्या लिखा है वो पढ़ना पड़ता है, और ये हमें दिखता है। बिल्कुल, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स वाला चक्कर यहां बड़े पैमाने पे हो चुका है। और दूसरी एक बात बताऊं, आज भारत पिछले 5-7 सालों के अंदर अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को वो लेवल पे जाके खड़ा हुआ है जहां वी आर द 4th बिगेस्ट रिफाइनर्स ऑफ द वर्ल्ड, डिस्पाइट नॉट प्रोड्यूसिंग आवर ऑयल। हमारा तेल न होने के बावजूद भी हम विश्व के 4थे सबसे बड़े रिफाइनर है। यूएसए, रशिया, सऊदी अरेबिया के बाद में 4था नंबर भारत का है। अभी ऐसी स्थिति में अगर अरामको में, सऊदी अरेबिया में अरामको में मिसाइलें गिरी है, उनका प्रोडक्शन लिमिटेड हो जाता है, वहां तेल रिफाइन नहीं हो पाता, तो क्या वो लोग अमेरिका तक तेल भेजेंगे रिफाइन करने को, या फिर भारत में भेज देंगे जो नजदीक में है? देखिए, अंतर का भी सवाल आता है वहां, लॉजिस्टिक कॉस्ट का भी सवाल आता है वहां। और लोगों को ये तो पता ही है कि वेनेजुएला का तेल डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जे किया, मगर उसमें का 2 मिलियन बैरल्स उन्होंने कहां भेजा? अंबानी की जामनगर की रिफाइनरी में रिफाइन करने को। आज वो जामनगर में पड़ा हुआ है। ये क्या दर्शाता है कि भारत की क्षमता हर एक प्रकार का तेल रिफाइन करने की है। सबसे हार्ड तेल वेनेजुएला का होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में युद्ध के बाद समझ लो ये स्थिति निर्मित हो गई। अंबर जी, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं कि युद्ध जो 15 दिन के बाद खत्म होगा, महीने के बाद होगा या 2 महीने के बाद होगा, जितना ज्यादा चलेगा उतना विनाश ज्यादा होगा, उतना नुकसान ज्यादा होगा। ईरान तो खत्म होने जा रहा है, ये बाजू खाड़ी देश भी खत्म हो रहे हैं। खाड़ी देशों को भी ऐसा नुकसान हो रहा है कि जिनकी बदौलत वो लोग तौबा तौबा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है
लोगों को ये समझना जरूरी है कि तेल तो बहुत है भैया, मगर आपके पास खाना नहीं पहुंचेगा वक्त पे तो क्या करोगे आप? और इन खाड़ी देशों में खाना कौन देता है? आपको याद है हमारे टमाटर जो 20 रुपए किलो के दाम से भारत से दुबई जाते थे, वो दुबई 200 रुपए में पाकिस्तान को बेचता था एक जमाने में। दुबई का 70% 80% खाना भारत से जाता है, फिर वो वेजिटेबल्स हो, पल्सेस हो, दाल हो, राइस हो, श्रिम्प्स हो, सी प्रोडक्ट्स हो। अभी ऐसी स्थिति में अगर समझ लो कि गल्फ देश ऐसा कहे कि हमें तो खाना देता है भारत, हम तो तेल रिफाइन करने के लिए उनको देंगे। कितनों को पता है कि भारत ने ये चालू युद्ध में ईरान के लिए मेडिकल सप्लाई का शिप भेजा है। 10,000 टन राइस भी भारत बेच चुका है ईरान को। तो युद्ध बाद के समय में जब ये प्रतिबंध उठेंगे 6 महीने साल के बाद, क्योंकि अमेरिका को भी दरकार है किसकी? ईरान की एनर्जी की, ईरान के तेल की। क्या अमेरिका तक ले जाके उसको रिफाइन करेगा? सीधा सवाल उठता है। और वो लोग चाइना को राइवल मान चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनको चाहे ना चाहे, अगर समझ लो डोनाल्ड ट्रंप को मोदी का चेहरा नहीं पसंद है, फिर भी उनको भारत में आधा तेल रिफाइन करने को भेजना पड़ेगा। एंड इंडियन गवर्नमेंट विल लाफ इट्स वे टू द बैंक। मुझे तो ये सीधा दिख रहा है और वो ये समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे भी आज भी इस वॉर टाइम में भी भारतीय इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों मानते हैं और क्यों कहते हैं कि 6.5% के हिसाब से ये ग्रो करेगी। और IMF जब 6.5% बोलता है तो नेचुरली भारतीय इकोनॉमी 7-7.25% पे ग्रो करती है। तो ये तो मुझे दिखता है इसमें। बिल्कुल। तो हिमांशु जी, अब यहाँ से सवाल ये होता है कि जिस तरह से आपने पूरा ये सिनेरियो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया है, इस हिसाब से तो हम ये कहें कि जिस तरह से मतलब भारत की जो डिप्लोमेसी है वो ऑन टॉप एकदम चल रही है और आगे की जो तैयारियां हैं वो हमें एकदम विजिबल नजर आ रही है। लेकिन अब बात यह है कि बहुत सारे लोग अब अगेन परसेप्शन मैनेजमेंट या परसेप्शन या फिर नैरेटिव जो बिल्डिंग होती है उस पर आ जाते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कि भारत जो है वो उसने ईरान के लिए साथ नहीं खड़ा हुआ, भारत जो है वो इजराइल को अपना फादर कंट्री और जो मदर कंट्री वाला और सारा कुछ ट्रोलिंग एंड एवरीथिंग। आपको क्या लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं परसेप्शन मैनेजमेंट या फिर जो भारत कर रहा है वो चाहे डोमेस्टिक ऑडियंस हो या चाहे हमारी इंटरनल हमारी ऑडियंस हो या फिर जो पॉपुलेशन या फिर एक्सटर्नल पॉपुलेशन, उस सब के लिए मतलब कहीं ना कहीं उसमें फेल हो रहा है या नहीं पहुंचा पा रहा है सही जानकारी लोगों तक, उस पर भी काम अमर जी, ये क्या आपने जो बताया ना परसेप्शन, ये कहना बहुत आसान है। ये कहना बहुत आसान है कि भारत ईरान के साथ में नहीं है। चलो मान लिया भारत ईरान के साथ में नहीं है, उनका नेता मर गया तो हमने कंडोलेंस भी नहीं भेजे मोदी ने, तो इसके ऊपर आप चढ़ बैठे। भारत कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है। ये भी बहुत से लोग बोलते हैं, ये भी परसेप्शन है। क्या हुआ मीडिएशन का? ईरान ने बोलना शुरू कर दिया कि ये मीडिएटर निकम्मा निकला। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अगराची ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि वी विश इंडिया कुड हैव बीन मीडिएटिंग। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक के बाद ईरान का प्रतिनिधिमंडल अपने विमान को रूट डाइवर्ट करके मशाद में उतार के क्यों भाग गया? बाय रोड तेहरान तक क्यों नहीं विमान लेके गया? क्या डर था उन्हें? क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी बिके हुए अमेरिका, और भारत इसमें मिडिल में नहीं पड़ रहा, क्योंकि भारत को पता है कि भारत अमेरिका का पिट्ठू होके काम नहीं करेगा, पोस्टमैन का काम नहीं करेगा। और भारत जो भी करता है पिछले 10 साल में यह देखा गया है कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की एनडीए गवर्नमेंट में हमेशा
जब डिप्लोमेसी की जाती है ना, तो एग्रेसिव डिप्लोमेसी आपको दिखेगी सिर्फ विदेश प्रधान और उनके साथ में कभी कभी मोदी जी बोल देते हैं। उसके अलावा आपको साइलेंटली काम होता हुआ नजर आएगा। आप देखिएगा भारत के कोई भी डिप्लोमेटिक मूव हो, जब यहां पर ब्रिक्स की समिट हुई थी, कितनों को पता था कि अफ्रीकन यूनियन को, पूरे 40-41 देशों को, ग्लोबल साउथ को लाके भारत अंदर बैठा देगा ब्रिक्स में, G20 में बिठा देगा। G20 में जो हमने बिठाया वो लोग चौंक गए थे। दैट इज द वे इंडियन डिप्लोमेसी वर्क्स। हमें गा बजा के बूम मार मार के अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम नक्कर काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना हिंदी के अंदर वेरी सॉलिड वर्क। और ये मुझे तो यहां दिख रहा है कि वॉर बाद के सिनारियो के लिए वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। आज 65 देशों के अंदर, 165 देशों के अंदर ये ईरान की खाड़ी वॉर के लिए की वजह से तेल के भाव बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ चुके हैं। अमेरिका के अंदर $3-3.5 प्रति गैलन से भाव बढ़ के $5 पे पहुंच गया है। अमेरिका जैसे कंट्री में ये हो रहा है, मगर भारत में अभी तक भाव नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि देखिए, हमने पुख्ता प्रबंध बहुत पहले से कर दिया है, और यही डिप्लोमेसी की विजय। अगर समझ लो आपको ये डिप्लोमेसी फेल हुई लगती है, तो फिर सबसे ज्यादा शिप्स हॉर्मुज में से अगर किसी कंट्री के बाहर निकले हैं, जब से हॉर्मुज बंद हुआ तब से, वो किसके हैं? आंकड़ा बताओ मुझे। सबसे ज्यादा शिप्स भारत के निकले हैं, इंडियन फ्लैग बैरर्स। हाँ, फायरिंग भी हुई है, वो दुनिया को बताना चाहते थे कि विल हिट एनीवन, और वो तो चाइनीज शिप के साथ भी हुआ है। तो ये जो डिप्लोमेटिक परसेप्शन और जो नेसियर्स जिसको कहते हैं ना लोकशाही की भाषा में, रोने वाले लोग, उनका काम होता है वो हर वक्त में रोते हैं, हर चीज में रोते हैं जी। उनके लिए तो भारत एक फेल स्टेट है। अगर फेल स्टेट होता तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनता, मगर उनको यह समझ में नहीं आता। उनके लिए पाकिस्तानी डिप्लोमेसी जीती हुई है, तो वो उनके गाने गाएंगे। मगर क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, वास्तव में क्या हो रहा है, वो हमें दिखता है। ईरानियन लीडरशिप आज ऐसा बोलने पे मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान हैज बिट्रेड अस। अभी उससे ज्यादा तो क्या कहे, ऐसे जो पर्सपेक्टिव वाले जो लोग होते हैं उनके लिए। और आने वाले 6 महीने के बाद जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, चलो मान लिया पाकिस्तान ने बहुत सही डिप्लोमेटिक काम करके इन दोनों के बीच में संधि करवाई, क्या युद्ध के बाद में अमेरिका के पास में जब ईरानी ऑयल का कंट्रोल आएगा या ईरान के पास अपने खुद के पास रहेगा, विल इट गिव ऑयल ऑन डिस्काउंट टू पाकिस्तान? मेरा एक सीधा सवाल है। खर्ग आइलैंड में वो लोग कैपेसिटी बढ़ रहे हैं, आज ईरान के अंदर ऑयल पानी की तरह बहता है। चलो मान लिया युद्ध खत्म होने के बाद क्या पाकिस्तान को वो पानी के भाव में तेल देगा? क्या देगा? अगर इसका जवाब विरोधी दे दे कि हाँ देगा, $10 $12 में तेल दे देगा, तो मैं मानूं कि उनकी डिप्लोमेसी सही हुई। यहां तो वॉर के वक्त पे हम तेल प्रोड्यूसिंग देशों के पास, तेल का उत्पादन करने वाले देशों के पास जाके कहते हैं कि आपका रिफाइन करने का तेल हो तो हमें भेज देना, और ऊपर के जो $4 है, क्योंकि वो बहुत बड़ी मात्रा होती है, उसी से आपकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते हैं। देखिए दोनों में फर्क है। पाकिस्तान हमेशा कटोरा लेता है, जकात मांगता है, जबकि सऊदी अरेबिया के पास में जाके वो कहेगा कि हमें तो इस्लाम के नाम पे दे दो। ऐसे नहीं होता। ट्रेड जब भी होता है वो बराबर वालों के बीच में होता है। सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, वो भी सोचेगा
अगर उसको 10-100 किलो सोना बेचना है, 1000 किलो सोना बेचना है, तो क्या वो पाकिस्तान को बेचेगा? पाकिस्तान तो रेडी होगा, मगर कहेगा कि मैं आपको 10 साल में पैसा दूंगा। देखिए, क्या वो उनको बेचेगा? जबकि भारत इतना सक्षम है आर्थिक रूप से कि वो 1000 किलो सोना भी लेगा ना, तो वो पैसे दे के लेगा। और आप याद कीजिए, पिछले साल MBZ की 2 घंटे की मुलाकात, वो मुलाकात क्यों थी? उसके बाद से जो हमारा आदान प्रदान चल रहा है, अभी हमने इस पेट्रोलियम उसमें डिफेंस की तो बात ही नहीं की जी। आप देखिए UAE ने क्या बताया पिछले 2 दिनों में कि हमें अमेरिका के संरक्षण की जरूरत नहीं है, यह स्टेटमेंट आया। और अभी तक वो स्टेटमेंट नहीं आया, मगर वो आएगा धीरे से, अगले 2-4-5 दिनों में वो आएगा कि हम अपनी सुरक्षा, एयर डिफेंस सिस्टम हम अपने हिसाब से लाके लगाएंगे। और वो आकाश तीर जाके लगेगा, ब्रह्मोस लगेगा। मैंने एक बारी पहले भी कहा था कहीं कोई शो पे, मैं देखता हूं गल्फ के अंदर और ज्यादा करके UAE में, तो हिमांशु जी, क्या भारत जो है गल्फ में या फिर हम ये कहें वेस्ट एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बन सकता है भविष्य में? ये अभी आपने सवाल पूछा, देखिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं कहूंगा मैं, ओके, इट विल बी अ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। डिफेंस और एनर्जी दोनों, डिफेंस, एनर्जी और पार्टनरशिप्स, इट्स समथिंग लाइक दिस। भारत हमेशा ट्रेड, भारत हमेशा पार्टनरशिप में काम करता है। अभी UAE का एक स्टेटमेंट ही ले लो अब, चलो, कि UAE ने बोला अमेरिकन को कि हमें आपके सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम अपना देख लेंगे। वो कहीं ना कहीं से जाके तो एयर डिफेंस सिस्टम्स लाएंगे, कहीं ना कहीं से कोलैबोरेशन लाएंगे। UAE ने अमेरिका के दबाव में आके राफेल का सौदा रद्द कर दिया, मगर वो फिर से भी रिजुविनेट हो सकता है। और राफेल भारत में अपना डेपो शुरू कर रहा है। राफेल का पूरा एशिया का मेंटेनेंस भारत से होगा। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश तीर है या और कोई भी है, वो UAE में क्यों नहीं लग सकती? एक वक्त आएगा जबकि भारतीय विमान, ये मेरा दावा है कि भारतीय विमान UAE स्काइज की रक्षा करते हुए आपको दिखेंगे। आप जिसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कह रहे हैं, मैं वो फ्रेंडली कोऑपरेशन बताता हूं। अभी के सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ में क्या किया? वो JF-17 का जो सौदा था उसका क्या हुआ? कैसे पाकिस्तान को टांग दिखाई गई? देखिए, अभी तक पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ में पेट्रो डॉलर वाला करार फिर से पुनर्जीवित नहीं किया है, याद रखिएगा बराबर। और वो रीजन के अंदर वेस्ट एशिया में सबसे बड़ा प्लेयर, आपको अच्छा लगे ना लगे, ये बात हर एक को स्वीकारनी पड़ेगी कि सबसे बड़ा प्लेयर डिफेंस में इजराइल है। और इजराइल का UAE के साथ में जो कोऑपरेशन चल रहा है, वो कोऑपरेशन काफी बड़ा है। UAE, Saudi Arabia and Israel have been sharing intelligence on Iran. ऐसे दुश्मन देश है ना, लोग तो कहते हैं दुश्मन देश है, मगर हकीकत यह है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल ईरान के बारे में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत के फुटप्रिंट्स आपको भले ही सीधे न दिखे, इनडायरेक्टली बहुत सी जगहों पर भारतीय डिफेंस मशीनरी के फुटप्रिंट्स आपको दिखेंगे। ये जो कतर में हमारे 7 सीमेन फॉर्मर ऑफिसर्स जो पकड़े गए थे, उनको चुपचाप छोड़ देना पड़ा, क्यों? पर्दे पीछे की बात किसको पता है? कितनों को पता है? और कौन समझता है कि उनको पता है कि अगर
यहाँ टेढ़ा चलना शुरू हो गया, आपने भारतीय डायस्पोरा को वहां पर मुसीबत कर दी, तकलीफ खड़ी की, तो एक ही दिन अगर हमारा मेडिकल सप्लाई का शिपमेंट डिले किया हमने, तो उनकी दिक्कतें कितनी बढ़ेगी। तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं हमारी विपक्षी पार्टी के लिए कि परजीवी हो चुका है, वैसे ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लाइंबर एंड अ ट्री आपको गल्फ में हर एक कंट्री के साथ में भारत की दिखेगी। हम धार्मिक बातें नहीं कर रहे, हम सिर्फ इकोनॉमिक बातें कर रहे हैं। और आने वाले विश्व में जब तेल का भंडार अगले 40-50 सालों में एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब जो स्थितियां निर्माण होगी उसकी नींव अभी से रखनी पड़ेगी। मोदी जी क्यों ऐसा नहीं कहते कि 2037 में विकसित भारत? Why is he talking about 25 years? हर एक चीज की आपको नींव और बुनियाद सही रखनी पड़ती है, और नींव और बुनियाद अभी रखी जा रही है। तो मुझे तो ताज्जुब नहीं होगा अगर भारत 5 ट्रिलियन के आंक को इस साल के एंड में या अगले साल के अप्रैल के पहले टच कर जाए। जी बिल्कुल। और हमें ये जो पोस्ट वॉर सिनेरियो डिस्कशन हम कर रहे हैं, और भारत की ऑफकोर्स तैयारियां और जो डिप्लोमेसी है, बहुत सारे लोग जो भारत की डिप्लोमेसी पे सवाल उठाते हैं इसराइल के साथ संबंधों को लेकर, जिस तरह से एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि भाई देखिए भारत जो है एक अग्रेसर के साथ है। तो यहाँ पे हमें भारत की जो नॉन अलाइंड जो डिप्लोमेसी है वो यहाँ पर नजर आती है कि भारत सभी देशों के साथ अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको उद्देश्य, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव रखते हुए जिस तरह से आगे काम कर रहा है। और ऑफ कोर्स जो हम प्रधानमंत्री मोदी के भारत का जो एक सपना है इंडिया 2047, वो उसकी बुनियाद भी हमें यहाँ से नजर आती है। महेश जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। 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 जय हिंद।